हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज अपन बात करने वाले स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स के बारे में। ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पहले ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने कार्टिलेज के बारे में बात करी थी कि भाई कार्टिलेज कैसा होता है, उसका मैट्रिक्स क्या होता है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज देखे थे। कार्टिलेज में एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और वो बात ये है कि कार्टिलेज की जो ग्रोथ होती है ना भाई, वो कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसे होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। उसके अलावा हाईलाइन कार्टिलेज कैसा होता है? फाइब्रस में दो कौन कौन से आते हैं, और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है। अब अपन बात करने जा रहे हैं वो है बोन्स के बारे में कि भाई बोन्स क्या होती है। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि भाई जब भी आप बोन के बारे में पढ़ते हो, मैंने आपको बताया था कि भाई टिश्यू के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, टिश्यू के बारे में जब भी अपन पढ़ते हैं तो उसको अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू के बारे में जब भी अपन पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। लेकिन बोन के बारे में जब पढ़ते हैं, बोन भी एक टिश्यू है, तो ऐसा बोला जाएगा कि भाई टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्टोलॉजी। लेकिन स्पेसिफिकली जब बोन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो देखो, स्टडी ऑफ बोन, इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। याद रहेगा? ओके। अब बोन फॉर्मेशन किसको कहते हैं कि भाई बोन में मिनरलाइजेशन होना, बोन का फॉर्मेशन होना, ये किसे कहते हैं? तो देखो, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, या तो बोन का मिनरलाइजेशन होना, उसको बोलते हैं अपन ऑसिफिकेशन। ओके। हार्डेस्ट टिश्यू जो है वो बोन है आपका, कल ही मैंने बताया। सॉफ्टेस्ट में ब्लड आएगा। हार्डेस्ट टिश्यू बोन है, लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा? इनेमल है। ओके। अब ध्यान से समझना, आपका जो बोन होता है ना, उसका भी अपन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन उसके पहले बोन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं पेरियोस्टियम। और ये बनी होती है, कोई भी कवरिंग किससे बनी होती है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके। ये क्या लिखा है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, इतना तो पता होगा। okay. अब जैसे कार्टिलेज में 3 सेल्स थे, ब्लास्ट थे, साइट्स थे और क्लास्ट थे, वैसे ही बोन में भी 3 सेल रहेंगे। तो लिखो सेल्स ऑफ बोन। इसमें पहला लिखो ऑस्टियोब्लास्ट। पहले कोई इमेच्योर नहीं बोलेगा, पहले मैंने बताया, पहले इसको बोलेंगे एक्टिव सेल, डिवाइडिंग सेल, फिर आप बोल सकते हो ये क्या होगा? इमेच्योर। ठीक है। जी हाँ, ये फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट ही एक तरीके के। सेकंड लिखो ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स में आपको क्या याद रखना है कि भाई ऑस्टियोब्लास्ट जो थे वो जब डिवाइड होते हैं तो ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं, ये याद रखना। ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। ओके। अब ऑस्टियोसाइट जो है वो मेच्योर सेल्स है। अब बोन में अब देखो, कार्टिलेज में मैंने बताया कि भाई मिनरल पार्ट्स होते हैं, ये है। बोन में अपन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट्स पढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे। जैसे लेक्यूना, वहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स कॉन्ड्रोसाइट्स जो थे वहाँ पे लेक्यूना था, मतलब लेक्यूना में कॉन्ड्रोसाइट्स थे, 1 से 4 प्रेजेंट हो सकते हैं। बोन में ऐसा नहीं होता। बोन में आप लिखो ओनली वन ऑस्टियोसाइट्स
ऑलवेज विल बी इन वन लेक्टिना, मतलब एक लेक्टिना में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट्स आएगा। तो only one osteocytes found in one lacuna, ये याद रखना है। ओके, ठीक है। थर्ड नंबर का सेल लिखो ऑस्टियोक्लास्ट। फिर से ऑस्टियोक्लास्ट कैसे सेल्स होंगे? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। या तो इसको बोन रीमॉडलिंग सेल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है, ये टूट गया यहाँ से बोन, ठीक है, अब क्या होगा कि बोन डिपोजिशन, हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो ये कभी कभी बाहर चला जाता है, जैसे कार्टिलेज में मैंने बताया बाहर चला जाता है। तो क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट इसके अंदर होंगे ना, खुद को ही ऐसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये दोनों चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डिस्ट्रॉइंग तो है, लेकिन इसने डिस्ट्रॉय करके क्या किया कि शेप को मेंटेन रखा, रीमॉडलिंग किया ना, एक अच्छे तरीके से बोन बनाया, तो इसको बोलेंगे अपन बोन रीमॉडलिंग सेल्स बोलेंगे। बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है? देखो, मैट्रिक्स ऑफ बोन कैसा होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ देते हैं। फाइबर्स विच गिव स्ट्रेंथ। ओके, तो मैट्रिक्स जो होता है ना, दैट कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्ट, मतलब टू पार्ट्स। मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक पार्ट प्लस ऑर्गेनिक पार्ट। सबसे पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन। लिखो, इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ, ओके। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास है ना एक पत्ता है, ठीक है, एक लीफ है। लीफ भी ऑर्गेनिक से भी बना होगा, इनऑर्गेनिक से भी बना होगा। इनऑर्गेनिक में क्या होंगे? खास करके आयंस होंगे, यानी कि कैल्शियम सॉल्ट्स होंगे, मैग्नीशियम्स होंगे, पोटेशियम्स होगा, ये सब होगा। ऑर्गेनिक पार्ट्स में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं और एक्सेट्रा, ईटीसी, है ना। प्रोटीन्स हो गए, कार्ब्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। अब ध्यान से समझना कि अगर मुझे पता करना है, ये एकदम बेसिक बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया जाता है, अगर बायोमोलिक्यूल्स आपका नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे इनऑर्गेनिक वाले पार्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिक वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। इफ आई वांट इनऑर्गेनिक पार्ट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिक को हटाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक पार्ट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा? ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें होती है? आप क्या करना कि आप, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी को आफ्टर डेथ क्या कर दिया जाता है? बर्न किया जाता है, और बर्न करने के बाद ये एशेज मिलती है। अब आपको एशेज मिली। एशेज में सारे क्या होते हैं? मिनरल्स। मतलब ये पता चला कि भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन जला देंगे, तो उसके जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। और लास्ट में अपन को ये एशेज मिलेंगे जिसमें क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। और मिनरल्स कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक। मतलब किसी भी चीज को बर्न करने पे अपन को क्या मिलता है? इनऑर्गेनिक पार्ट मिलता है। अभी आपको ये फालतू की चीज लग रही होगी, बायोमोलिकुल्स में वो सारे बच्चे जो एनसीईआरटी करते पढ़ते हैं ना, वो सारे बच्चे फिर से पढ़ेंगे। टीचर का काम चैप्टर पढ़ाना नहीं होता है, इंटरलिंक करना होता है। तो मैं वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, उसमें गलत क्या है?
तो समझो किसी भी चीज को बर्न करने का मतलब क्या है कि उसमें से अपने को इनऑर्गेनिक चीजें मिलेगी। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि बर्न करने पे अपन को एसिड्स मिलते हैं। अब अपने को क्या चाहिए, इसका ऑर्गेनिक पार्ट चाहिए, मतलब अपने को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये सब चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये इनऑर्गेनिक पार्ट है ना, इसको हटाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे मेरे पास अगर कैल्शियम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कैल्शियम के साथ कुछ बाइंड करके कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर देना पड़ेगा। तो इससे मेरे को क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट मिलेंगे, जो प्रोटीन्स है, ये सब प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे। तो मैंने क्या किया कि ये जो लीफ है इसको सुखा दिया, लीफ को मैंने सुखा दिया, नहीं सुखाना नहीं है, देखो लीफ को अपन ने क्या किया कि लीफ को एसिड ट्रीटमेंट दे दी। कौन सी ट्रीटमेंट दे दी, एसिड ट्रीटमेंट दी। जैसे ही लीफ लीफ को एसिड ट्रीटमेंट देंगे, ऑर्गेनिक पार्ट जो है ना वो सारे, समझ रहे हो आप, ऑर्गेनिक पार्ट सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो बचेगा क्या, इनऑर्गेनिक पार्ट। बिल्कुल। तो जब अपने को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बर्न करने पे अपने को एसिड मिलती है जिसमें मिनरल्स पार्ट होता है। इसको एसिड ट्रीटमेंट देने पे मान लो कि एसिड में H+ है, H+ है तो वो यहाँ से किसी के साथ रिएक्ट कर लेगा। मान लो कि H3PO3 है, मतलब कि अगर इसके साथ फॉस्फेट है तो वो फॉस्फेट कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि ये इनऑर्गेनिक पार्ट सारे अपना अपना कंपाउंड बना के चले जाएंगे, और अपन को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक पार्ट मिलेगी। ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट होते दिखेंगे। सेम गोज फॉर बोन। अगर आपको बोन चाहिए तो आप क्या करो कि भाई बोन जो है उसको जला दो, उसको जला दोगे तो उसमें सारा जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो चला जाएगा, और लास्ट में आपको जो एशेज मिलेंगे उसमें क्या होगा, ओनली और इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। और उसी तरह अगर बोन को आप एसिड ट्रीटमेंट दोगे तो एसिड ट्रीटमेंट देने पे क्या होगा कि उसके अंदर जो आयंस होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे, और बचेगा जो वो बचा वाला पार्ट कौन सा होगा, उसमें एकदम सॉफ्ट पार्ट बचेगा बोन का। बोन एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि सारे मिनरल्स चले जाएंगे एसिड देने पे। तो फिर वहाँ पे बोन का इनऑर्गेनिक पार्ट बचता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक पार्ट की बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक पार्ट जो बोन का होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कितना है, 65 to 68%। क्या हो रहा है, 65 to 68%। याद रहेगा ये। कौन कौन से इनऑर्गेनिक इसमें सॉल्ट्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट का, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा होता है। इसको लिखते हैं CA3PO4 ये मैक्सिमम होता है 80% ऑफ 65%। 80% ऑफ मतलब ये जो 65% है ना, उसका भी 80% ये होता है। ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, ये होता है अराउंड 10%। और बहुत ही कम मात्रा में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है इन वेरी लेस अमाउंट। अच्छा, फ्लोराइड्स भी होते हैं, फ्लोराइड भी ट्रेस अमाउंट में होते हैं। ये तो हो गया इनऑर्गेनिक पार्ट। सेकेंड इज ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन जो होता है वो बचा वाला पार्ट है, ऑब्वियसली 32 to 35% बचेगा। ऑर्गेनिक पार्ट में मैंने आपको क्या बताया, खास करके प्रोटीन कार्ब्स ये सब होते हैं। और वैसे भी बोन जो है वो प्रोटीन पार्ट होगा क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है ओसिन प्रोटीन करके एक प्रोटीन होता है, OSSIN। ओसिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, इन विच बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो सस्पेंड करते हैं। ओके, तो लिखो ओसिन इन विच बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर सस्पेंडेड इन
सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। एक चीज समझो, ऑर्गेनिक पार्ट में इससे ज्यादा होता है, आपको इतना याद रखना है। मैंने आपको क्या किया कि अगर एक बोन है, इसको आपने बर्न किया, तो यू विल गेट इनऑर्गेनिक पार्ट रिमेन्स। बोन को आपने एसिड में डाल दिया, इसको बोलेंगे एसिड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक पार्ट रिमेन्स। ये याद रखना, ये पूछ लेता है कई बार। इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ बोन की। स्ट्रक्चर ऑफ, देखो स्ट्रक्चर ऑफ बोन में क्या होता है, सिंपल सी बात समझना, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। मैं यहाँ पे बोन बना रहा हूँ, बकवास सा बनेगा आई नो, बट याद रखना, अभी है तो है, क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। मैं एक बोन बना रहा हूँ, आई नो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। ये एक बोन बनाया मैंने, कैसा, ऐसे अच्छे से फिगर वाला बनाया। कोई भी बोन होगा ना, उसका ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वहां पे, यानी कि ये आर्टिकुलिंग जो सरफेस होती है, ये दो जगह पे, दो जगह पे होती है, इन दोनों जगह पे होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, पहली बात। दूसरा, बोन के पार्ट्स अगर कोई पूछ रहा है आपको, तो आपको पता होने चाहिए, सबसे बाहर का जो पार्ट होता है ना बोन का, उसको बोलते हैं अपन एपिफाइसिस। सबसे बाहर वाला पार्ट ये भी है, इसको भी बोलेंगे एपिफाइसिस। और बीच वाला जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन डायाफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। अब क्या होता है कि जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में कभी कभी अपने को यहाँ पे एक ऐसी प्लेट दिखने को मिलती है, तो इतने पार्ट को अपन बोल देते हैं मेटाफाइसिस। यहाँ पे भी मेटाफाइसिस। ओके, इतना समझ में आया, मेटाफाइसिस समझ में आ गया आपको, पक्का। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को कुछ बोला जाता है, इसको बोला जाता है एपीफाइसियल लाइन। मैं हर एक चीज समझाऊंगा, हर एक वर्ड समझाऊंगा, ऐसा क्यों होता है, आप अभी के लिए याद रखो। इसको बोलते हैं एपीफाइसियल लाइन, बोलते हैं इसको। ओके, अच्छा। बीच वाला जो ये पार्ट होता है, ये वाला डायाफाइसिस का पार्ट होता है ना, उसमें आपको देखने को मिलती है ऐसी कैविटी, उसमें आपको कैविटी देखने को मिलती है। ठीक है, इस कैविटी को बोलते हैं अपन मेड्यूलरी कैविटी। कौन सी कैविटी बोलते हैं, मेड्यूलरी कैविटी। अब इसको बोलते हैं, और इसमें येलो बोन मैरो होता है। तो कोई भी लॉन्ग बोन लोगे, उसका जो कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट होता है, ये डायाफाइसिस में जो बोन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इतने वाले पार्ट को कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। ओके, इसमें येलो बोन मैरो होता है। यहाँ पे जो बोन होता है ना, यहाँ पे बोन, इस वाले बोन को बोलते हैं स्पॉन्जी बोन।
अब स्पॉन्जी बोन क्यों बोलते हैं, ध्यान से समझो, क्योंकि ये वाला जो बोन होता है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, उसमें आप देख सकोगे कि भाई वो ग्रोइंग बोन है, नॉट ग्रोइंग नहीं है, लेकिन उसमें अभी भी ग्रोथ के कुछ लक्षण है, उसमें बोन मैरो है, तो इसमें होती है रेड बोन मैरो। ओके, ये सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी एक धीरे धीरे समझना। दूसरा, बोन का जो बाहर वाला जो लाइनिंग होता है वहां पे होता है पेरियोस्टियम, और ये बना होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, मेड्यूलरी कैविटी की जो लाइनिंग होती है, मतलब बोन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं अपन एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम ये किससे बना है, ये नॉर्मल जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव, ये भी क्योंकि अंदर की ओर क्या है, लेयर है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये भी बनता है। इतना समझ में आया, कुछ रह रहा है अभी? अच्छा, अब ध्यान से समझना, बोन्स जो होते हैं ना वो वेस्कुलर होते हैं, कार्टिलेज कैसे तो रिलेटिवली ए वेस्कुलर थे, बोन में ऐसा नहीं होता है, बोन जो होते हैं ना वो वेस्कुलर होते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल जाएगी, तो ये कौन सी होगी, न्यूट्रिएंट आर्टरी होता है फॉर, न्यूट्रिएंट आर्टरी, यहाँ पे जो फोरामेन होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। ओके, अब ध्यान से समझना कि अगर, जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि ये बॉडी है, बॉडी से ये बोन निकला, ये क्या है, बोन। बोन का जो हिस्सा बॉडी के पास होता है ना उसको बोलते हैं, बोन का नहीं, कोई भी हिस्सा अगर मीडियल सरफेस के साइड पे होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल साइड, और जो दूर होता है उसको बोलते हैं डिस्टल साइड। इतना समझ में आया? तो मान लो कि ये वाला जो एपिफाइसिस है ना वो बॉडी के पास है, तो इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और ये दूर वाला है तो इसको बोलेंगे अपन डिस्टल एपिफाइसिस। ओके, इतना समझ में आया आपको? ओके, अब ध्यान से समझना कि ये जो, हाँ, ध्यान से समझो कि ये एपिफाइसियल जो लाइन है ना कहीं हाइलाइन कार्टिलेज से बनी है। ये क्या करती है, ये ग्रो करती रहती है, ये तब तक ग्रो करेगी जब ये जैसे जैसे ग्रो करेगी ना बोन की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन इसको पता चलेगा कि भाई बोन ने अब मैक्सिमम अपना वो अचीव कर लिया, क्या अचीव कर लिया, लेंथ अचीव कर ले, उस दिन इसका डीजनरेशन हो जाएगा। तो याद रखना, मैच्योर एंड एडल्ट बोन में मेटाफाइसिस नहीं होता है और एपिफाइसियल लाइन भी नहीं होती। अगर मेटाफाइसिस है अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर ये एपिफाइसिस है ये डायाफाइसिस है तो उसके बीच में क्या होगा, मेटाफाइसिस होगा, लेकिन उसमें एपिफाइसियल प्लेट जो होती है वो नहीं होती। किसमें नहीं होती, मैच्योर बोन में, जो फुल्ली अडल्ट बोन होता है उसमें नहीं होती है। उसके अलावा आपको ग्रोइंग बोन में ये एपिफाइशियल लाइनिंग देखने को मिलेगी, ये भी क्या है, एक तरीके का कार्टिलेजिनस लाइनिंग है, क्योंकि कार्टिलेज होगा उसमें ऑसिफिकेशन होता जाएगा, बोन की लेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, दूसरा समझो, बोन में अंदर की तरफ भी ऑस्टियम यानी कि फाइब्रस लेयर है, बाहर की ओर भी है, यानी कि बोन जब ग्रो करेगा ना तो वो दोनों तरफ ग्रो करेगा। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बोन ग्रो करता है तो मेड्यूलरी कैविटी जो होती है ना वो होती है कम। कम होने पे क्या होगा कि शुरुआत में अगर ये बच्चे का बोन है, न्यू बॉर्न बेबी का बोन है, तो इसके सारे बोन्स में रेड बोन मैरो होता है, ये येलो लिखा है ना यहाँ पे भी क्या होगा, रेड होगा। लेकिन जैसे जैसे ये कॉम्पैक्ट होता जाता है तो बोन कहेगा कि भाई क्यों, मैं क्यों फॉर्म करूँ, मेरे पास जगह ही नहीं है। तो इनके पास जगह कम होने से यहाँ पे फैट डिपोजिशन, फैट डिजनरेशन होता है, फैट डिपोजिशन होता है, और जैसे जैसे यहाँ पे फैट आता जाएगा ये येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये कैविटी तो किसकी थी, बोन मैरो की ही कैविटी थी, लेकिन अब इसमें फैट आ गया, इसकी वजह से ये कैसी दिख रही है, येलो दिख रही है। जबकि जो साइड वाला पार्ट होता है ना वो ग्रोइंग पार्ट होता है, वो उसके पास अभी भी एफिशिएंसी है कि वो ग्रो कर सकता है, तो उसमें स्पॉन्जी बोन होता है। इसकी इस यहाँ पे स्पॉन्जीनेस नहीं होते, ये कॉम्पैक्ट बन जाता है, कॉम्पैक्ट बन जाएगा तो वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे इतने अच्छे से वो नहीं सर्कुलेट कर पाता। तो ये जो स्पॉन्जी बोन है वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छे से सर्कुलेटिंग, न्यूट्रिशनल, ये वो ग्रोइंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पे रेड बोन ही होता है, ठीक है। तो आप जब फ्लैट बोन और कॉम्पैक्ट बोन पढ़ोगे, स्पॉन्जी बोन पढ़ोगे, बहुत सारे बोन आप जब पढ़ोगे, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, तो आप समझोगे कि जितने भी फ्लैट बोन है, जैसे कि अपने स्कल में सारे बोन कैसे फ्लैट है, प्लेट लाइक बोन है, तो वो उसमें जो है ना पूरा का पूरा रेड बोन मैरो होता है। लेकिन लॉन्ग बोन में सिर्फ एंड वाले पार्ट यानी कि
जो अपना एपीफाइशियल एंड होते हैं वहीं पे रेड बोन होते हैं, बीच में जो कॉम्पैक्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे येलो बोन मैरो होता है, इतना याद रहेगा। ठीक है। उसके अलावा ये न्यूट्रिशनल आर्टरी जो होती है, यहाँ से आर्टरीज एंटर करती है और वहाँ पे क्या करने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है बोन को। बाकी किसी भी पार्ट में दिक्कत हो तो यू कैन आस्क, अपन इसको समझेंगे। अब मैं एक एक पार्ट को, जो भी मैंने पार्ट लिखा है, जैसे कि एपीफाइसिस लिख दिया है, डायाफाइसिस लिख दिया है, उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि भाई इसमें पार्ट में होता क्या क्या है। ध्यान से समझना। सबसे पहले समझो एपीफाइसिस किसे बोलते हैं। ओके। सी एपीफाइसिस, ये होते हैं एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। ओके। और ये कंपोज होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू से भरे हुए होते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, मैं फिर से आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये एपीफाइसिस वाला जो पार्ट होता है, मान लो कि अगर ये आर्टिकुलेशन में जाएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज आएगा। तो इस ये पार्ट अगर जॉइंट फॉर्मेशन करने वाला है तो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज आएगा, और जितने पार्ट पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उतने पार्ट पर पेरिओस्टियम एब्सेंट होता है। पहले ही दिन बताया था, क्योंकि भाई दो लोगों को एक साथ नहीं रख सकते, पेरिओस्टियम रख सकते हैं या तो वहाँ पे कार्टिलेज को बिठा सकते हैं। एक चीज याद रखो और लिख भी दो कि इफ दिस पार्ट इज प्रेजेंट एट द जॉइंट, एट जॉइंट, तो क्या होगा, देन ऑन आर्टिकुलेटर सरफेस, आर्टिकुलेटर में आर्टिकुलर सरफेस, वहां पे क्या होगा, पेरिओस्टियम एब्सेंट होगा। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ओके, पहली बात ये हो गई। दूसरा, एक चीज समझो कि ये जो स्पॉन्जी बोन होता है ना, कॉम्पैक्ट बोन होगा ना, अगर ये मान लो कॉम्पैक्ट बोन है तो यहाँ पे बहुत कुछ सारे अरेंजमेंट बहुत व्यवस्थित होंगे, अच्छे से अरेंजमेंट होंगे। स्पॉन्जी वाले पार्ट में इरेगुलर पैटर्न में कुछ भी प्रेजेंट होता है, इसमें जो लेक्यूना होते हैं, ठीक है, अपन कल देखेंगे कि भाई अगर एक मेमेलियन लॉन्ग बोन है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कल देखेंगे अपन। आज के लिए अपन इतना समझते हैं कि लॉन्ग बोन में सब रेगुलर पैटर्न होता है, लेकिन ये जो आपका स्पॉन्जी बोन होता है, ठीक है, उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि यहाँ पे सब आड़ा टेढ़ा प्रेजेंट होता है। कैसा प्रेजेंट होता है, आड़ा टेढ़ा। तो वही चीज आपको बस शब्दों में लिखनी है। कैसे लिखोगे, लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ लेक्यूने, लेक्यूने, सॉरी लेक्यूने नहीं, लेमेले। अब लेमेले क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ बाद में, पहले लेमेले लिख लो एक बार। देखो लेमेले कहाँ गया, लेमेले, ओके, दैट आर अरेंज्ड इन irregular pattern, irregular pattern of thin columns called trabule, trabeculae, trabeculae। अब आप समझो कि भाई ये ट्रेबेक्युले कितने शब्द आ गए, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले नया शब्द आपके लिए आया लेमेले, ठीक है। उसके बाद आपके पास अरेंज इन कॉलम्स ट्रेबेक्युले आ गए।
कि ट्रेबेक्युले की वजह से ही इस वाले बोन को ट्रेबेक्युलर बोन भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे लिखो कि बिटवीन ट्रेबेक्युलर there is a space present that filled up with RBM। RBM समझते हो? रेड बोन मैरो, पूरा लिखा करो, ठीक है, RBM। अब एक्चुअली ऐसा होता है कि रेड बोन मैरो जो होता है ना, कंपोज्ड ऑफ माइलोइड टिश्यू that will produce RBC and other blood cells। अब आपको यहाँ पे बहुत अ, दिक्कत होगी, एक लास्ट लाइन लिख दो, सो दैट एपिफाइसिस एक्ट एज हिमोपोएटिक ऑर्गन। हिमोपोएटिक ऑर्गन। अब ध्यान से समझेंगे, हर एक लाइन को समझते हैं। हीमोपोएटिक ऑर्गन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। हीमो मतलब क्या होता है? ब्लड सेल या तो ब्लड, और पोएटिक मतलब फॉर्मेशन, मतलब ऐसा ऑर्गन जो ब्लड फॉर्मेशन करता हो या तो ब्लड सेल को फॉर्मेशन करता हो। तो इसने क्या बोला कि भाई जो आपके पास ये रेड बोन मैरो है, वो रेड बोन मैरो के अंदर एक माइलॉइड टिश्यू होता है। माइलॉइड टिश्यू क्या होते हैं आगे देखेंगे, लेकिन ये माइलॉइड टिश्यू का काम क्या होता है पता है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेड सेल, व्हाइट सेल और प्लेटलेट्स, इन सबको प्रोड्यूस करता है। मतलब कहीं ना कहीं माइलॉइड टिश्यू का काम होता है कि ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। माइलॉइड टिश्यू जो है वो क्या करता है? ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ओके, और जो भी ब्लड सेल प्रोड्यूस करेगा या तो ब्लड प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलते हैं? हीमोपोएटिक ऑर्गन। और ये माइलॉइड टिश्यू किसमें है? रेड बोन मैरो में है। और रेड बोन कहाँ पे है? ट्रेबेक्युलर की स्पेस के बीच में है। इन शॉर्ट ये कहीं ना कहीं कहाँ पे? स्पॉन्जी बोन में है। इसीलिए बोला जाता है कि एपिफाइसिस जो स्पॉन्जी पार्ट है वो एक हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करता है। इतना समझ में आया? मैं हर चीज़ आपको बता दूंगा कि भाई ट्रेबेक्युलर क्या होता है, हर चीज़ समझाऊंगा, हर चीज़ की डेफिनेशन लिखाऊंगा। अभी के लिए आप याद रख लो कि एक्चुअली ये जो आपका हीमोपोएटिक ऑर्गन एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस में ये आपके प्रेजेंट होते हैं क्या? लेक्यूना प्रेजेंट होते हैं। लेक्यूना ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे। अब लेक्यूना जहाँ से ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेक्यूना, ये मान लो कि लेक्यूना था, उसके सराउंडिंग ऐसे है ना, मैट्रिक्स ऐसे होता है। तो हर एक मैट्रिक्स की जो लेयर होती है ना उसको बोलते हैं लेमिल। क्या बोलते हैं इसको? लेमिले बोलते हैं सबसे पहले। दूसरा, एक लेक्यूना दूसरे लेक्यूना से जहाँ से कनेक्ट करने का काम करता है, एक लेक्यूना दूसरे लेक्यूना से जहाँ पे कनेक्ट करने का काम करता है उसको अपन बोलते हैं कैनालिक्यूलाई। क्या बोलते हैं? कैनालिक्यूलाई। ये हर चीज समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, मैंने जो बताया समझ में? एपिफाइसिस, एंड वाले पार्ट को एपिफाइसिस बोलते हैं, वहाँ स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, और उसमें मेनली कौन से टिश्यू होते हैं? माइलॉइड टिश्यू होते हैं, जो कि बोन में ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। इसीलिए इसको अपन हीमोपोएटिक ऑर्गन बोलते हैं। लिखो दूसरे वाले पार्ट को डायाफाइसिस। हाँ, वो मैं डेफिनेशन आगे लिखवा देता हूँ। लेक्यूने किसको कहते हैं, लेमिने किसे को कहते हैं, कैनालिकुलर किसको कहते हैं, आगे देखते हैं। डायाफाइसिस जो होता है मिडल पार्ट होता है, या तो शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन बोलते हैं। मिडल पार्ट या तो शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन होता है, मतलब बोन एकदम कॉम्पैक्ट पैटर्न में अरेंज्ड होगा, तो ऑल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है।
अच्छा, और क्या याद रखना है, इसके अंदर एक होलो कैविटी होती है, तो लिखो इन दिस रीजन वन होलो कैविटी प्रेजेंट। और इसको अपन कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। कौन सी कैविटी कहते हैं, लिखो मेड्यूलरी, क्योंकि ये मेड्यूला में प्रेजेंट है। मेड्यूला मतलब मिडल वाला पार्ट, ठीक है, अंदर वाला पार्ट या तो मिडल वाला पार्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं। और मेड्यूलरी कैविटी जो होती है दैट फिल्ड अप विथ येलो बोन मैरो। मेड्यूलरी कैविटी फिल्ड अप विथ, किससे भरी हुई होती है, वाईबीएम यानी कि येलो बोन मैरो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वाईबीएम, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। और वाईबीएम जो है इसका फंक्शन क्या होता है, फैट स्टोरेज का, तो इट इज अ फैट स्टोरेज पार्ट। ओके, एक तीसरा पार्ट रह जा रहा है जिसको अपन बोलते हैं मेटाफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस बोलते हैं। ये लिटिल पार्ट होता है बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। ठीक है, यहाँ पे एपिफाइसियल प्लेट होती है, ठीक है। और ये जो होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट से बनी होती है, विच इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ये डिवाइड करके ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो याद रखना कि ये आगे जाते, इसमें समझना, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना, ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके बनाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, सेल्स एंड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये डिवीजन इस पार्ट में हो रहा है, तो क्या बोलेंगे कि मेटाफेशियल जो प्लेट, सॉरी मेटाफेशियल नहीं, एपिफाइशियल जो प्लेट होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके, बोन एलोंगेशन के लिए, ठीक है। अब आफ्टर कंप्लीट बोन फॉर्मेशन, कंप्लीट बोन फॉर्मेशन हो गया, एपिफाइशियल प्लेट जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इन कंप्लीट डेवलप्ड बोन, याद रखना कि दो ही रीजन होते हैं। अब इन कंप्लीट डेवलप्ड बोन क्या होगा, ओनली टू रीजन्स फाउंड। कौन से दो होंगे, एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। लेकिन इन डेवलपिंग बोन,
देर आर 3 रीजन्स। कितने? 3 होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और ये सब भी होते हैं 2। ओके। अब एक लास्ट आपको चीज लिखनी है, आई नो कि थोड़ा टफ हो जाएगा। ये सारे जो मैं टर्म्स अभी लिखवा रहा हूँ आपको, हेवर्शियन कैनाल लिखवाऊंगा अभी, फिर मैं आपको लेक्यूने बताए, मैंने आपको लेमिले बताए, वो मैं आपको डेफिनेशन आगे लिखाऊंगा क्योंकि उसका पूरा एक टॉपिक आता है। अभी के लिए आपको एक टर्म याद रखना है और इसीलिए आगे एक लिखो, स्पॉन्जी बोन में लिखो हेवर्शियन कैनाल सिस्टम एक्शन। क्या होता है? एब्सेंट। ऑल स्पॉन्जी बोन्स जो होते हैं बॉडी में आर हिमोपोएटिक। आर हिमोपोएटिक। ठीक है। अब एक चीज समझना, ये आई इधर कहाँ चला गया, है ना, हिमोपोएटिक होता है। इसके एग्जांपल्स याद रखो, जितने भी फ्लैट बोन्स है आपके, वो सारे स्पॉन्जी बोन्स है। जैसे रिप्स हो गया आपका, ऊपर से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जितने भी आते हैं, रिप्स आ गया, उसके बाद स्टर्नम, उसके बाद और क्या आता है, वर्टिब्रे। वर्टिब्रे फ्लैट नहीं है पर वर्टिब्रे। ठीक, ठीक है, क्लेविकल, फिर स्केपुला, इसके बाद आपके बोन्स ऑफ क्रेनियल कैविटी। ये सारे फ्लैट बोन जो होते हैं वो स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। और इसके अलावा, ये तो एक एग्जांपल हो गया, इसके अलावा याद रखना एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन में एक चीज याद रखना, एपिफाइसिस। ठीक है। तो स्पॉन्जी बोन की डेफिनेशन हो गई। अब लिखो कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन में लिखो हेवर्शियन कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है। क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए लिख लो। और इसके एग्जाम्पल लिखो, डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से, कहाँ आना है आपको फिर से, स्पॉन्जी बोन। कोई आपको स्पॉन्जी बोन पूछे तो मैंने आपको बताया कि जितने भी फ्लैट बोन है वो सारे स्पॉन्जी बोन है, और एंड ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि जो लॉन्ग बोन है उनके दोनों एंड है वो कैसे है, स्पॉन्जी बोन है। कॉम्पैक्ट में पूछे तो एक ही बात है, लॉन्ग बोन का जो मिडल पार्ट है डायाफाइसिस वाला वो कॉम्पैक्ट बोन है। अब आप देखोगे कि इस कॉम्पैक्ट बोन में हेवर्शियन सिस्टम होती है, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम में सारी चीजें होती है। जबकि अपन ने स्पॉन्जी बोन में क्या लिखा था, याद करो, मैंने आपको स्पॉन्जी बोन यानी कि एपिफाइसिस में लिखवाया था कि वहां पे जो लेमेले जो होते हैं ना वो इरेगुलर पैटर्न होता है, और जैसे ही इरेगुलर पैटर्न होती है तो मतलब वहां पे कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। तो ये एक टाइप के बोन हो गए, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन जो है वो टाइप्स ऑफ बोन है। एक और टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं डिप्लोइक या तो हेट्रोटिपिक बोन। अब ये हेट्रोटिपिक या डिप्लोइक बोन क्या होता है, यानी कि इनमें दोनों बोन होते हैं। मिडल पार्ट में कॉम्पैक्ट बोन होता है, और जो साइड वाला जो मतलब एक आप बॉडी में जो लॉन्ग बोन जो होता है ना,
ये किसका अपन एग्जांपल बोलेंगे, ये डिप्लॉइक बोन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कॉम्पैक्ट बोन भी है और इसमें स्पॉन्जी बोन भी है। ठीक है, सिर्फ स्पॉन्जी बोन कौन से हुए, जैसे कि फ्लैट बोन जो है ना वो सिर्फ स्पॉन्जी बोन है, ऐसा है नहीं, उसमें भी ऐसा है कि मेम्ब्रेन है, वो भी आप ध्यान से समझना। ये वाला एक मैं बोन बना, सॉरी ये मैंने गलत एग्जांपल दे दिया। डिप्लॉइक बोन, डिप्लॉइक बोन में स्कल के बोन्स आते हैं। क्या कर रहे हैं भाई अपन, ध्यान से समझना। डिप्लॉइक बोन में कैसे बोन होते हैं, मान लो कि मैं आपको एक लॉन्ग बोन बना के दिखा रहा हूँ, ये मेरी बहुत गलत डायग्राम है लेकिन समझ में। लॉन्ग बोन में क्या होता है कि इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट, ये तो है आपका कौन सा, कॉम्पैक्ट, और साइड वाले दो पार्ट है वो कैसे है, स्पॉन्जी। डिप्लॉइड क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो बोन होता है ना वो कवर्ड बाय होता है कॉम्पैक्ट बोन से, और इसके अंदर होता है स्पॉन्जी बोन। ये क्या बात हो गई, हाँ अब ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा बोन कॉम्पैक्ट बोन से कवर नहीं है, यहाँ पे बोन दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि इतना पार्ट ही कॉम्पैक्ट है और बाकी का पार्ट जो है, बाकी का आधा आधा बोन जो है वो कैसा है, स्पॉन्जी है। जबकि ये वाला जो बोन है उसमें आप देखो कि ये पूरा का पूरा बोन जो है वो कवर हो जाता है किससे, कॉम्पैक्ट बोन से। और इस बोन के अंदर यानी कि कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कौन सा बोन है, स्पॉन्जी बोन है। समझ में आया? समझा रहा हूँ मैं फिर से, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। देखो कि मिडल पार्ट ऑफ बोन जो होता है, मिडल पार्ट या इनर पार्ट लिखो, दैट कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन। ओके, जबकि हाँ इसमें क्या होता है, ट्रेबेक्युले प्रेजेंट होते हैं, ट्रेबेक्युले प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज फिल्ड विथ आरबीएम। ओके, और होल बोन इज कवर्ड बाय, किससे कवर होता है पूरा का पूरा, कवर्ड बाय कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन से कवर होता है इन अपर एंड लोअर मेम्ब्रेन, अपर एंड लोअर टेबल। और इसके एग्जाम्पल में लिखो, ऑल फ्लैट बोन ऑफ स्कल। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। मैंने एक स्कल का एक बोन लिया, जैसे कि मैं ये स्कल का एक बोन है इसको ले लिया, ठीक है, मान लो कि पैराइटल बोन ले लिया मैंने। अब पैराइटल बोन के दोनों हाफ लिए, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों पैराइटल लिए मैंने, साथ में ले लिया। अब क्या किया, ये जो पैराइटल बोन है ना, इसमें आप ध्यान से समझना कि ऐसा नहीं है कि इतना पार्ट कॉम्पैक्ट से बना है और साइड वाले दो पार्ट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ये पैराइटल जो बोन है, उस पैराइटल बोन में, इस पैराइटल बोन में ये पूरा का पूरा जो बोन है, पूरा का पूरा वो बाहर से कवर है किससे, अपने कॉम्पैक्ट बोन से कवर है। पर अंदर मिडल वाला जो पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट, ये कवर है किससे, स्पॉन्जी बोन से। यानी कि आप ये देखो कि ये अपर टेबल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अपर टेबल, और ये क्या है, लोअर टेबल। और ये दोनों किससे कवर है, कॉम्पैक्ट बोन से। और ये जो मिडल वाला टेबल है, यानी कि मिडल पार्ट, ये किससे कवर है, स्पॉन्जी बोन से। यानी कि यहाँ पे रेड बोन मैरो होगा, ठीक है।
ये समझ में आया? अगर यही मैं आपको बताऊं कि पहले जो नॉर्मल वाले बोन थे उसमें क्या होता था, नॉर्मल बोन ऐसा नहीं रहता था। नॉर्मल बोन अगर अपन ऐसा बनाते थे ना, नॉर्मल बोन, मान लो कि मैंने नॉर्मल बोन बनाया, तो नॉर्मल बोन में ऐसा नहीं होता था। नॉर्मल बोन में क्या होता था कि इतना पार्ट जो है ये आपका कॉम्पैक्ट बोन होता था, और साइड वाले जो दो पार्ट है ये आपके स्पॉन्जी बोन होता था। अब ये एक चीज समझो कि ये डिप्लोइक बोन नहीं है, लेकिन ये डिप्लोइक बोन है। ऊपर वाला जो है वो डिप्लोइक बोन है, नीचे वाला डिप्लोइक बोन नहीं था, इसको मिटा दिया। डिफरेंस समझ में आया? पूरा कवर होना वो अलग है। ठीक है, चलो गुड। तो आज अपन ने बोन पढ़ा। बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, हेवर्शियन कैनाल क्या होता है, लेक्यूने क्या होता है, ये डेफिनेशन अपन कल देखेंगे, वरना आज तुम लोग बेहोश हो जाओगे। कल भी इतना ही पढ़ना है, तैयार होके आना। ठीक है, कल इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कल पूरा बोन खत्म करना है तो परसों अपन ब्लड चालू कर सके, है ना। कनेक्टिव टिश्यू में जो बोन और ब्लड है वहाँ से शुरू। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बोन जो होता है ना, उसकी स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। बोन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन बोलते हैं। अब बोन में जो आउटर पार्ट होता है वो पेरिओस्टियम होता है, और वो बना होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किधर भी कैप्सूल कवरिंग कुछ भी होगी वो किससे बनी होगी, कनेक्टिव टिश्यू में, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तीन सेल्स थे, ब्लास्ट थे, साइट्स थे, क्लास्ट थे। तीनों आपको पता ही है। ब्लास्ट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो डिवाइड करके साइट्स बनाते हैं। साइट्स नॉर्मली होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, वो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। लेकिन यहाँ बोन में ये क्या काम करते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट बनाने का काम करते हैं। मिनरलाइजेशन का काम नहीं करते, ऑर्गेनिक पार्ट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर था। ऑस्टियोक्लास्ट रिमॉडलिंग का काम करता है। मैट्रिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है 65 to 68% होता है, और ऑर्गेनिक पार्ट 32 to 35% होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और फ्लोराइड्स होता है। कैल्शियम फॉस्फेट 80% होता है ऑफ दिस 65%। मैग्नीशियम फॉस्फेट उसका 10% होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड जो होते हैं वो ट्रेसिंग अमाउंट में होते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ओसिन प्रोटीन जो है वो याद रखना है, ओसिन प्रोटीन ही याद रखना है। ठीक है, बहुत काम में आएगा आगे जाके भी। हाँ, इसमें ऑस्टियोन करके आता है। ऑस्टियोन क्या होता है कल बताऊंगा मैं, अभी के लिए याद रखो ओसिन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या काम करता है इसको अपन कल देखते हैं। अभी के लिए याद रखो कि बोन को अगर बर्न कर दोगे तो क्या करोगे, इनऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा, और बोन को एसिड ट्रीटमेंट दोगे तो ऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में अपन ने एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस देखा। कॉम्पैक्ट बोन किसे कहते हैं, स्पॉन्जी बोन किसे कहते हैं, सारी डेफिनेशन देखी। देखो एपिफाइसिस क्या है, एंड वाला पार्ट है। ठीक है, इसी एपिफाइसिस में स्पॉन्जी बोन होगा, और डायाफाइसिस में कौन सा बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है। लिखा है किधर, हाँ ये रहा, कॉम्पैक्ट बोन होता है। और एपिफाइसिस में कौन सा, स्पॉन्जी बोन होता है। स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मेरो होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन डेवलप हो चुका है तो इसमें येलो बोन मेरो होगा। उसके अलावा यहाँ पे एपिफाइशियल लाइन होती है जो कि कार्टिलेजिनस लाइन होती है, और इससे क्या होता है कि बोन एलोंगेशन होता है, क्योंकि कार्टिलेजिनस है तो ग्रोइंग करेगी। लेकिन एक बार ये अपनी डिजायर्ड लेंथ प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, एपिफाइशियल लाइन जो होती है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, खाली हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अपन ने क्या बोला था कि भाई जो एपिफाइशियल लाइन है किधर गई, एपिफाइशियल लाइन दिख रही है आपको, स्पॉन्जी बोन, हाँ ये रहा। एपिफाइशियल प्लेट जो होती है ना वो आपको मेटाफाइसिस में देखने को मिलती है। मेटाफाइसिस यानी कि बीच वाले पार्ट में देखने को मिलती है। ये बोन एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब एक चीज समझना कि इन कॉम्पैक्ट, सॉरी कंप्लीट जो डेवलप्ड बोन है ना, वहाँ पे आपको सिर्फ दो ही दिखेंगे, वहाँ पे आपको एपिफाइशियल प्लेट नहीं दिखेगी। डेवलपिंग बोन जो होता है वहाँ पे तीन रीजन दिखेगी, यानी कि वहाँ पे मेटाफाइसिस भी आपको देखने को मिलेगा। स्पॉन्जी बोन मैंने आपको बताया कि जो एपिफाइशियल रीजन होता है वहाँ पे स्पॉन्जी बोन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रेबेक्युले के फॉर्म में ऐसे सब प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर उस ट्रेबेक्युले में आरबीएम होता है। तो जहाँ जिस ट्रेबेक्युले में रेड बोन मैरो होगा उसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं अपन। ठीक है, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज नहीं होता है, और कॉम्पैक्ट में कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज होता है। वहाँ पे हेवर्शियन कैनाल सिस्टम होती है, यहाँ पे हेवर्शियन कैनाल सिस्टम नहीं होती। क्या होती है कल देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि जितने भी फ्लैट बोन्स हैं, मतलब फ्लैट बोन कौन से हैं, तो आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। क्रेनियम, रिब्स, स्टर्नम आ गया आपका, फिर यहाँ पे पेल्विक बोन आ गए, स्केपुला आ गया पीछे की ओर। तो ये जो सारे बोन्स हैं वो फ्लैट बोन्स हैं, और इनके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे स्पॉन्जी बोन है। ठीक है, दूसरा याद रखो कि एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन होते हैं, यानी कि एपिफाइसिस जो होता है उसमें भी आपको रेड बोन मैरो दिखने को मिलता है। कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पे मिलता है, लॉन्ग बोन का जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है वहां पे आपको कौन दिखने को मिलेगा, कॉम्पैक्ट बोन।
अब किसी ने पूछा कि सर डिप्लॉइक बोन क्या होता है या तो हेट्रोटिपिक बोन कैसा होता है, तो एक ऐसा बोन कि जो जहाँ पे आपका कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन दोनों एक साथ दिखे। साथ का मतलब ये नहीं होता कि एक पार्ट स्पॉन्जी एक पार्ट कॉम्पैक्ट, नहीं, बाहर की ओर कॉम्पैक्ट होगा और अंदर की ओर स्पॉन्जी, इसको बोलते हैं अपन कैसा बोन, कहाँ गया, डिप्लॉइक बोन बोलते हैं इस वाले को। बाहर पूरा बाहर कवर्ड बाय कैसा बोन है, देखो ये बाहर कितना कवर्ड है कॉम्पैक्ट बोन से, और अंदर आप देखोगे तो स्पॉन्जी बोन होगा जिसके अंदर रेड बोन मैरो। तो जितने भी आप देखोगे फ्लैट बोन है, ज्यादातर फ्लैट बोन, और फ्लैट बोन भी कौन से, स्कल के जो फ्लैट बोन्स होता है ना, वहां पे आपको ये सिस्टम देखने को मिलती है कि पूरा कवर्ड होता है किससे, कॉम्पैक्ट बोन से, लेकिन अंदर की ओर वहां पे क्या होता है, स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी अपन यहाँ तक रखते हैं। क्यों यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि आपको कल जो है मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन बोन पढ़ाऊंगा, और कल अपने इसी का एनिमल टिश्यू का लेक्चर कौन सा हो जाएगा, लेक्चर नंबर 8। कल मैं आपको बताने वाला, बनाने नहीं वाला हूँ, ठीक है, बनाते हैं लोग, मैं भी बना ही देता हूँ, लेकिन फिर भी कल मैं आपको बताऊंगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन बोन। और ये जो मेमेलियन बोन है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अपन पढ़ेंगे। कल बोन को खत्म कर देंगे, फिर अपने को ब्लड और ब्लड टिश्यू चालू करना है। ठीक है, तो जो ब्लड वाला चैप्टर रहेगा, जब चैप्टर नंबर 18 है या जो भी है आपका चैप्टर कौन सा है, हार्ट वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे मैं आपको ब्लड नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे सीधा कहाँ से चालू करूंगा, हार्ट से चालू करूंगा। हाँ, अगर इसमें आपका लिम्फ रह जाता है तो पहले वहाँ पे लिम्फ कवर करवा दूंगा, वरना सीधा हार्ट चालू करूंगा। तो बोन खत्म होने के बाद ब्लड भी इसमें पढ़ना है, और ब्लड के जो डिसीज है वो भी यहाँ पे ही पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर और मौज की।